दोस्तों आज के इस वीडियो से देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस की एक वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज को। साइंस जैसा कि आपको पता है कि 3 भाग में देखिए डिवाइडेड है। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हम फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो साइंस से एग्जाम में आपका हमेशा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो फिजिक्स में देखिए हमारा पहला लेक्चर जो है वो है प्रकाश, लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहां से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। स्पेशली देखिए फ्रेंड्स, पीसीएस एग्जाम में और एसआई कांस्टेबल के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। तो अच्छे से समझिएगा। पहले सारा थ्योरी सेक्शन हम पढ़ लेते हैं, देन फिर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। 70+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए थ्योरी की तरफ चलते हैं हम। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आपको इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रकाश, लाइट की हम बात करते हैं तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि खुद तो अदृश्य होता है पर अन्य वस्तुओं को क्या करता है? दृश्यमान करता है, मतलब दिखाता है। ओके, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर आप एक कमरे में हैं, ठीक है, और लाइट सारी बंद है तो आप कुछ भी नहीं देख सकते हो। पर जैसे ही प्रकाश किसी वस्तु पर टकराकर आपकी आंखों तक पहुंचता है तो आपको चीजें दिखना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि यहां पर आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, प्रकाश जो है किसी वस्तु पर गिरकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। यहां पर देखिए हरे रंग का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, इसीलिए हमें घास जो है वो हरी दिखाई देती है। ठीक है, इसको हम अच्छे से और डिटेल में स्टडी करेंगे। आगे देखिए हम बात करते हैं प्रकाश के गुण की। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो होती है वो तरंग और कण दोनों के समान होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रकाश का गुण जो होता है वो ड्यूल नेचर का होता है। मतलब प्रकाश तरंग के फॉर्म में भी होता है और कण के फॉर्म में भी होता है, क्योंकि देखिए दो थ्योरी है इससे रिलेटेड। न्यूटन ने कहा था कि ये कण के फॉर्म में होता है और हाइगेंस ने बोला था कि ये तरंग के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? जर्मन वैज्ञानिक थे हाइगेंस। 1678 में इन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने देखिए अपनी थ्योरी में कहा था कि प्रकाश जो होता है वो एक तरंग के रूप में आगे बढ़ता है, मतलब तरंग के फॉर्म में आगे बढ़ता है। ठीक है, और न्यूटन ने क्या कहा था कि प्रकाश जो है वो कण के फॉर्म में आगे बढ़ता है। तो यहां पर देखिए ध्यान रखिएगा, हाइगेंस का सिद्धांत था कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। प्रकाश तरंगे जो होती है, देखिए वो किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। अब ये क्या होता है? हमारे दिमाग में डाउट आ रहा होगा, जबकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार इसको हम अच्छे से देखिए डिस्कस कर लेते हैं। जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित होती है, मतलब आगे बढ़ती है किसी माध्यम में, कोई मीडियम में, तो माध्यम में देखिए बहुत सारे कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये माध्यम के कण जो होते हैं उस तरंग के कारण क्या करते हैं? कंपन करने लगते हैं। ठीक है, कणों के कंपन की दिशा के अनुसार तरंगों के देखिए 2 प्रकार होते हैं। एक होता है अनुप्रस्थ तरंगे जिसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंगे जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अब यहां पर हमने बात करी थी कि प्रकाश तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? तो देखिए तरंग जब माध्यम में आगे बढ़ती हैं, संचरित होती हैं, तो माध्यम के कण जो होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं। तो जब उनका ऑसिलेशन तरंग के डायरेक्शन के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो उस तरंग को हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्लियर? तो प्रकाश की प्रवृत्ति भी वही होती है, ये हाइगेंस ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रकाश तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? जब माध्यम के कण तरंग के डायरेक्शन में देखिए गति करते हैं, कंपन करते हैं, तब उसे हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। तो ये तो चलो एक यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रकाश तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। हम एक एक चीजों को देखिए डिटेल में स्टडी करते जा रहे हैं क्योंकि कोई भी डाउट हमारा नहीं रहना चाहिए। आगे देखिए प्रकाश जो होता है उसे देखिए संचरित होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश की वेवलेंथ जो होती है, जो तरंगदैर्घ्य होती है, वो बहुत ही छोटी होती है। अब यहाँ पर तरंगदैर्घ्य आपके दिमाग में अगर डाउट आ रहा है तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका कि किसी तरंग का जो कण होता है वो एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है उसे देखिए उस वेव की क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए तरंग का एक कण है,
इसे देखिए एक चक्कर पूरा करने में ये जो दूरी तय करी इसने, ये क्या कहलाती है, इसकी वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि इसकी प्रकाश की वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। साथ ही फ्रेंड्स, प्रकाश जो है देखिए ये वैक्यूम मतलब निर्वात में भी गति कर लेता है, और प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा जो होता है वो वैक्यूम में ही होता है, निर्वात में ही होता है। निर्वात का मतलब ऐसा स्थान जहां पर वायु नहीं है। प्रकाश का रंग जो होता है वो इसके वेवलेंथ से निर्धारित होता है। ठीक है ना, जिसकी वेवलेंथ कम है उसका प्रकाश का रंग अलग होगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उस प्रकाश का रंग अलग होगा। तो वेवलेंथ से देखिए प्रकाश का रंग जो है वो निर्धारित होता है। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं देखिए हम प्रकाश की चाल की, स्पीड ऑफ लाइट। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में, अलग अलग मीडियमों में प्रकाश की चाल जो होती है, वेग जो होता है वो अलग अलग होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, जैसा कि हमने डिस्कस करा। इसकी चाल जो है ये माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। मतलब देखिए अपवर्तनांक को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल जो होगी वो उतनी ही कम होगी। यहां पर देखिए दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल का। ठीक है, अब अपवर्तनांक हमने बात करी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अपवर्तनांक जो होता है किसी भी माध्यम, कोई भी मीडियम का वह गुण होता है, एक वो संख्या होती है जिसके आधार पर यह पता चलता है कि उस माध्यम में, उस मीडियम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा। यह होता है किसी भी माध्यम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब अलग अलग माध्यमों का देखिए अपवर्तनांक जो होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अलग अलग होता है। तो आप बस देखिए मेन ध्यान रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर आता है पानी। पानी भी एक माध्यम है, तो पानी के अंदर प्रकाश की चाल जो होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कांच। यहां पर देखिए कांच में प्रकाश की स्पीड क्या होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। इसके बाद हीरे का नंबर आता है, बट आप ये तीन चीजें जरूर आप ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पर निर्वात, सेकंड नंबर पर पानी और तीसरे नंबर पर कांच। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम प्रकाश के परावर्तन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए लाइट का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, यही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, यह क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वह प्रकाश किरण जो सतह से टकराती हैं उसे क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। टकराकर देखिए उसी माध्यम में वापस चले जाना, इसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, मतलब परावर्तित किरण कहते हैं। यहां पर देखिए सेंटर में जो होता है ये नॉर्मल होता है, इसे अभिलंब कहते हैं हम। अब यहां पर देखिए आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण या फिर इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। और जो अभिलंब से परावर्तित किरण कोण बनाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल। ओके, अब परावर्तन के नियम में देखिए रूल ध्यान रखिएगा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इंसिडेंस एंगल जो है वो रिफ्लेक्शन एंगल के बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, मान लो कि आपतन कोण x डिग्री है तो परावर्तन कोण भी x डिग्री होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। और सेकंड, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये दो बेसिक रूल है, ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, स्पेशली एसआई में, प्रकाश के परावर्तन से। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है ये, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके डायरेक्शन में कुछ परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब उसके डायरेक्शन में कुछ देखिए परिवर्तन हो जाता है, कुछ चेंज आ जाता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसा कि देखिए डायग्रामेटिकली हम समझ सकते हैं कि एक रे है, जैसे ही ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो इसके डायरेक्शन में देखिए यहाँ पर हमको परिवर्तन देखने को मिला है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। क्लियर। अब देखिए जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम मतलब रेरर मीडियम से सघन माध्यम इंटेंसिव मीडियम में जाती है, जैसे कि हवा से अगर वो पानी में जा रही है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है किरण। ध्यान रखिएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है।
सेकंड देखिए, जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है, जैसे कि पानी से अगर हवा में जा रही है, तब वो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहां पर देखिए, पानी से देखिए जैसे हवा में गई तो वो अभिलंब से दूर हट गई। क्लियर? तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। अगर हम अपवर्तन के कारण होने वाली कुछ घटनाओं की बात करते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए पानी में डूबी हुई पेंसिल जो है वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? अपवर्तन की घटना के कारण। सेकंड इसका एग्जाम्पल है तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। जो तारे हैं उसकी लाइट जब हमारे आंखों तक पहुंचती है तो वायुमंडल की परतों में देखिए उस प्रकाश का अपवर्तन होता जाता है। इस वजह से देखिए तारे जो है हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल, जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। यह भी अपवर्तन की घटना के कारण होता है। सूर्यास्त के समय देखिए कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना, यह भी अपवर्तन की घटना के कारण ही होता है। तो ये चारों एग्जाम्पल जो है ना, ये बार बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो हमको अच्छे से दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आप कंफ्यूज होते हो तो मैं आपको देखिए एक ट्रिक बता देता हूं, उससे आप बहुत इजी तरीके से इसको याद रख सकते हो। जब भी किसी वस्तु या किसी सतह का अपने मार्ग से हटकर दिखना, मतलब अपवर्तन की घटना है। ठीक है, ये दिमाग में सेट कर लेना। अगर आपसे पूछते हैं कि पानी के अंदर सिक्का रखा हुआ है जो कि अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठ के दिखाई देता है, तो ये कौन सी घटना है? तल का अपने स्थान से कुछ हटकर दिखाई देना, मतलब अपवर्तन की घटना है। ठीक है ना? पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देना, वस्तु जो है वो देखिए अपने मार्ग से कुछ हटकर दिखाई दे रही है, तो मतलब अपवर्तन। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप दिमाग में सेट कर सकते हो। आगे चल के हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैसे ही आपको ये सारा याद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इसको समझने से पहले एक छोटा सा देखिए हमको कॉन्सेप्ट समझना है, जो कि है क्रिटिकल एंगल का, क्रांतिक कोण का। अभी क्रांतिक कोण क्या होता है देखिए समझिए। क्रांतिक कोण कुछ भी नहीं होता है, एक आपतन कोण का मान ही होता है। जो आपतन कोण हमने बात करी थी, इंसिडेंट रे जो होती है वो अभिलंब से जो कोण बनाती है उसी को हम आपतन कोण बोलते हैं। तो आपतन कोण का ही मान होता है क्रांतिक कोण, पर कैसा मान होता है ये हमको समझना है। आपतन कोण का ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान जो है वो 90 डिग्री हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। आपतन कोण का ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें हमको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहां पर आप देखिए डायग्रामेटिकली इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, जिसको आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी मीडियम में जाती है, तब प्रकाश की किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। तब वह किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाए, तब प्रकाश किरण जो है वो उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। इसके एग्जाम्पल देखिए बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है? हीरे का देखिए चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होता है। ठीक है ना? हीरा जो है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, इसका मेन कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण। पानी में पड़ी हुई परखनली जो है वो हमें चमकीली दिखाई देती है। कांच का चटका हुआ भाग जो है वो देखिए हमें चमकीला दिखाई देता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये ऑप्टिकल फाइबर जो है, प्रकाश तंतु जो है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। ठीक है, संचार में यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर, तो उसमें देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही वो काम करता है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और है। रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना, मतलब रेगिस्तान में पेड़ अथवा वस्तुओं का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देना। ठीक है ना? हमें भ्रम होना, पानी का भ्रम होना, ये देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। अब ऐसा क्यों दिखाई देता है हमें, इसको देखिए थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। गर्मी के समय में क्या होता है? रेगिस्तान में रेत के समीप की वायु जो है वो गर्म हो जाती है। गर्म वायु हो जाती है तो ये मतलब लो डेंसिटी वाली एयर हो गई। ऊपर की वायु ठंडी होती है, मतलब हाई डेंसिटी वाली एयर है। इस प्रकार रेत के पास वाली एयर का घनत्व जो है वो कम होता है, ऊपर वाली एयर का घनत्व जो है वो ज्यादा होता है। तो यहां पर देखिए दो माध्यम बन गए। तो जब सूर्य की किरण किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं
और पड़ने के बाद परावर्तित होकर आगे बढ़ती हैं तो अपवर्तन की घटना के कारण अभिलंब से दूर हट जाती हैं और सतह से देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ऊपर की ओर उठने लगती हैं। ऊपर उठते समय ये विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जारी होती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं और किसी व्यक्ति को यह किरण पृथ्वी के नीचे से आती हुई प्रतीत होती है, जिस कारण से उसे दृष्टि भ्रम हो जाता है। मतलब रेगिस्तान में पेड़ या वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है उसे उल्टा दिखाई देने लगता है, मतलब वहां पर मरीचिका जो है वो दिखाई देने लगती है। ठीक है, दृष्टि भ्रम हो जाता है। तो यही कारण होता है जो कि मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। डिटेल में एग्जाम में नहीं पूछते, सिंपल सा डायरेक्टली पूछते हैं कि रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना किस कारण से होता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो किस कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। क्लियर? इसके अलावा देखिए मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज होता है। शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए एक तकनीक है एंडोस्कोपी, फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होती है ये। तो एंडोस्कोपी जो है देखिए ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होती है। ये सारे एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखिए अब ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना, इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज जो है वो किसने करी थी? आइजक न्यूटन ने की थी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखिएगा। आइजक न्यूटन ने ही वर्ण विक्षेपण की खोज की थी। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ओके, यहां पर देखिए कांच के प्रिज्म का यूज किया गया और व्हाइट लाइट को उसके अवयवी रंगों में विभाजित किया गया। मतलब यहां पर देखिए अलग अलग 7 रंग जो है वो निकल कर आए। इसे ही क्या बोलते हैं हम? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, जो बैंगनी रंग है देखिए वो सबसे ज्यादा जो है विक्षेपित हुआ है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर लाल रंग जो है वो बहुत ही कम विक्षेपित हुआ है। तो जिस रंग की वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी उसका देखिए डिस्पर्जन जो होगा वो उतना ही कम होगा। वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो डिस्पर्जन कम होगा। तो यहाँ पर लाल रंग की देखिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसका देखिए डिस्पर्जन यहाँ पर सबसे कम हुआ है। जबकि यहाँ पर बैंगनी रंग जो है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसीलिए बैंगनी रंग का डिस्पर्जन जो है वो सबसे ज्यादा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन 7 रंगों का क्रम जो है वो हमको दिमाग में रखना है। तो स्टार्टिंग से रेड से लेकर हम देखिए बैंगनी रंग तक जो है वो कलर को दिमाग में रखेंगे। कैसे? इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको भी पता होगी, बेजानी हपी नाला। बैंगनी रंग, जामुनी रंग, नीला रंग, हरा रंग, पीला, नारंगी रंग और लाल रंग। ठीक है, ये 7 रंग जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। इसमें से देखिए जो प्राइमरी रंग है, मेन रंग जो है वो कौन कौन से हैं? लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग। ये प्राथमिक देखिए रंग जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। लाल, हरा और नीला, ये 3 जो है ये मेन रंग है। क्लियर? ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि किस रंग का देखिए डिस्पर्जन सबसे ज्यादा हो रहा है और किस रंग का डिस्पर्जन जो है वो सबसे कम हो रहा है। सबसे कम हो रहा है रेड का और सबसे ज्यादा हो रहा है वायलेट का, बैंगनी रंग का। क्लियर? इसका देखिए एक एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंद्रधनुष, रेनबो। बारिश होने के बाद प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण आकाश में बनी अर्धचंद्राकार आकृति क्या कहलाती है? इंद्रधनुष कहलाती है। इंद्रधनुष में परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, ये तीनों घटनाएं जो है वो होती है। ध्यान रखिएगा दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है और हमेशा सूर्य के विपरीत दिखाई देता है इंद्रधनुष। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि इंद्रधनुष जो है वो सूर्य की तरफ दिखाई देता है कि सूर्य से विपरीत दिखाई देता है, किस डायरेक्शन में दिखाई देता है? तो ध्यान रखिएगा सूर्य के विपरीत दिखाई देता है हमेशा इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो जो है इसमें देखिए 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है और इस इंद्रधनुष में लाल रंग जो है वो बाहर की ओर होता है और बैंगनी रंग जो है वो अंदर की ओर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? बहुत ही सिंपल है। प्राइमरी रेनबो देखिए P और R को हमको लेना है। पहला रेड रंग होगा, पहला रेड रंग होगा, मतलब सबसे बाहर वाला जो है ये कौन सा रंग होगा? रेड होगा। ठीक है, अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर का जो रंग होता है वो कौन सा होता है, तो बहुत ही सिंपल है, प्राइमरी रेनबो।
आपको ऐसा लिखना है PR। पहला जो रंग होगा वो R होगा, ऊपर से आपको अंदर की तरफ आना है। और अगर देखिए बाहर की तरफ, मतलब पहला अगर लाल है तो अंदर की तरफ में होगा बैंगनी। सेकेंडरी रेनबो की बात करते हैं तो इस इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है, ठीक है, और 2 बार परावर्तन होता है। सेकेंडरी है तो हर घटनाएं 2-2 बार होगी, ऐसे दिमाग में आप सेट कर सकते हैं। इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग और अंदर की ओर लाल रंग होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसकी भी, सेकेंड रेनबो। तो देखिए यहां पर एस सेकेंड नंबर पर होगा रेड रंग। अब आपको इसको देखिए ऐसे देखना है कि बाहर और अंदर, अंदर को हमने दिया है देखिए सेकंड नंबर, और जो बाहर है उसको दिया है हमने 1 नंबर, ठीक है, पहला नंबर उसको दिया है। तो सेकंड नंबर मतलब हो गया सबसे अंदर की तरफ, कौन सा रंग होगा? रेड रंग होगा। तो ऐसे दिमाग में रख सकते हैं आप कि सेकेंडरी रेनबो में सबसे अंदर की तरफ होता है रेड रंग और सबसे बाहर होता है बैंगनी रंग। क्लियर? इंद्रधनुष के मध्य में देखिए कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए हमने छोटा सा टॉपिक था इंद्रधनुष वाला, ये भी क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम प्रकाश के प्रकीर्णन की, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहां से भी बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? जब प्रकाश धूल कणों के कारण सभी दिशाओं में फैल जाता है, ठीक है, जब प्रकाश धूल कणों के कारण, वातावरण में बहुत सारे धूल कण हैं, उसके कारण अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है, वही क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। क्लियर? यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सनलाइट आ रही है, वातावरण में उपस्थित धूल कणों से देखिए टकराकर लाइट जो है वो फैल जाती है। प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य के उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, ये सब एग्जाम्पल है देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के। जब भी कलर का फैलना एग्जाम्पल में आए, कलर फैल रहा है, तो सीधे देख लेना कि भैया ये प्रकाश का प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। आपको दिमाग लगाना ही नहीं है उसके अंदर। आकाश का नीला दिखाई देना मतलब यहां पर नीला क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि कलर फैल गया, नीला कलर, ऐसे आपको दिमाग में चलना चाहिए। सूर्य के उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना मतलब कलर की बात हो रही है, कलर फैल गया। समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, यहां पर भी नीला कलर जो है वो फैल गया, तो मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। सतह का या वस्तु का ऊपर नीचे दिखाई देना, अपवर्तन की घटना। और जहां पर कलर के चमत्कार की बात हो कि कलर फैल गया है, वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए देखिए मैंने आपको ये अच्छे से बता दिया। आगे बात करते हैं अब हम प्रकाश के विवर्तन की। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। विवर्तन का मतलब होता है डिफ्रैक्शन। तो जब प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरता है, तब वो अपने किनारे से थोड़ा विचलित हो जाता है, मतलब अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, जैसा कि यहां देख सकते हैं आप कि एक देखिए लाइट सोर्स है, यहां से प्रकाश किरण निकली, ये एक पर्दा है, इसमें एक छोटा सा छिद्र है, यहां पर पहुंचा और प्रकाश जो है वो देखिए अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गया। इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन जो है वो अवरोध के आकार पर निर्भर करता है। आकार जितना छोटा होगा, विवर्तन मतलब डिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है प्रकाश का विवर्तन। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे बात करते हैं अब हम प्रकाश के व्यतिकरण की, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और इसको हम सबसे सिंपल तरीके से समझेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल है। जब समान आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी और आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो छोटा सा समझ लीजिए। ये तरंग है, तो इस तरंग का देखिए अपने मेन सतह से जितना सबसे ज्यादा विक्षेपण होता है, यही क्या होता है? इसका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है। तो जब समान आवृत्ति और आयाम मतलब एम्पलीट्यूड की दो तरंगे समान दिशा में आगे बढ़ती हैं, तब उनके अध्यारोपण मतलब इम्पोजिशन के बाद माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम या फिर शून्य पाई जाती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज। अब इसको हम समझेंगे, देखिए थोड़ा दिमाग से। देखिए एग्जाम्पल से समझिए। ये एक तरंग है जो कि किसी माध्यम से होकर जा रही है, और जब भी तरंग माध्यम में होकर जाती है तो माध्यम के कणों को क्या करती हैं? ऑसिलेट करती हैं, जो कि तरंग का व्यवहार होता है। अब देखिए किसी समय एक वेव जो है कुछ इस तरीके से है और दूसरी वेव कुछ इस तरीके से है। ये दोनों
सेम डायरेक्शन में जा रही थी, सेम आवृत्ति और एम्पलीट्यूड वाली तरंगे, इन दोनों का अध्यारोपण हुआ, इम्पोजिशन हुआ, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, है ना। ये पहली तरंग, ये दूसरी तरंग। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इस बिंदु पर, इस सेंटर पर जो मॉलिक्यूल है, उसे जो ऊपर वाली तरंग दिख रही है आपको, ये अपनी ओर खींचेगी, और नीचे वाली जो तरंग है ये अपनी ओर खींचेगी। तो यहां पर नेट फोर्स जो है वो हो गया 0। मतलब इस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता जो है वो 0 हो गई, या फिर सबसे न्यूनतम हो गई। ओके, अब एक और कंडीशन देखो, किसी समय एक वेव कुछ इस तरीके से है और दूसरी वेव कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो अब यहां पर जो मॉलिक्यूल है, मतलब माध्यम का जो कण है, बिंदु है, देखिए ये ऊपर की ओर खिंचाएगा, और देखिए दोनों वेव जो है ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगी। तो इस पॉइंट पर प्रकाश की तीव्रता जो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। तो यही तो डेफिनेशन थी, ध्यान से पढ़िए। दो तरंगे जिनकी आवृत्ति और आयाम, मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है, उनका अध्यारोपण हुआ। अध्यारोपण के बाद में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो गई और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो गई, या फिर 0 हो गई। इस घटना को ही तो प्रकाश का व्यतिकरण, मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है ना। यहां पर पहले वाले केस में हमने बात करी थी, नेट फोर्स जो था वो 0 हो गया, प्रकाश की तीव्रता 0 या फिर न्यूनतम हो गई। तो इसे हम क्या बोलेंगे? विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। एक दूसरे के असर को डिस्ट्रैक्ट कर देना, इसे ही हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, विनाशी व्यतिकरण बोलेंगे। इसी के साथ देखिए दूसरे केस में यहां पर नेट फोर्स जो था वो बढ़ गया, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो गई, इसे क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, संपोषी व्यतिकरण इसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। देखिए फ्रेंड, इसको हम ऐसे एग्जांपल से ले सकते हैं। अब ये घटना कब होती है? देखो ऐसे समझ सकते हैं कि पानी है, पानी के अंदर आपने 2 पत्थर डाले, तो यहां पर देखिए वेव्स बनी, ठीक है। माध्यम में आपने क्या करा? सेम स्पीड से और सेम पत्थर की साइज ली और बिल्कुल बराबर आपने इसको ड्रॉप कर दिया पानी के अंदर, तो यहां पर वेव बनी। ये दोनों वेव जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो किसी बिंदु पर तरंग की इंटेंसिटी, तीव्रता जो होती है वो अधिक होगी और किसी बिंदु पर कम होगी। प्रकाश का व्यतिकरण इसे ही कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, जल की सतह पर फैली हुई तेल की बूंद का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, या साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, प्रकाश के व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम में देखिए पूछा जाता है। देखिए चाहते तो अगर हम डायरेक्टली एग्जाम्पल ही समझ सकते थे, ये प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है समझने की जरूरत नहीं थी। बट होता क्या है ना कि आप पढ़ रहे हो तो इसको अच्छा सा थोड़ा सा डीप में नॉलेज लेकर पढ़ेंगे तो काफी मजा आएगा। साइंस सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है, जब तक अगर हम इसको देखें इंटरेस्ट से और अच्छे से समझ के नहीं पढ़ेंगे तब तक मजा भी नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किसे कहा जाता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अब हम मानव नेत्र की, ह्यूमन आई। छोटे छोटे टॉपिक है इसके अंदर, सभी टॉपिक को हम अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। मानव नेत्र के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट भाग हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको हम कवर कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिए एक एक करके ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहला है दृष्टपटल, जिसे स्क्लेरा बोला जाता है। हमारी आंख जो है ये देखिए बाहर से कठोर अपारदर्शी झिल्ली से घिरी होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? दृष्टपटल कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बाहर जो देखिए कठोर अपारदर्शी झिल्ली है, इसे क्या बोला जाता है? दृष्टपटल बोला जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है देखिए कॉर्निया। दृष्टपटल का जो उभरा हुआ भाग देख सकते हैं आप आगे की तरफ, यही क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। नेत्रदान जो हम करते हैं उस समय देखिए इसी का दान जो है वो किया जाता है। ओके, इसके बाद देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट भाग आता है इसका आइरिस। कॉर्निया के पीछे देखिए एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस कहते हैं। आइरिस जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि हमारी आंख के अंदर प्रकाश की कितनी मात्रा जो है वो जाना चाहिए, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद देखिए चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है रेटिना। यहां से 10 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आंख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे क्या बोलते हैं? हम रेटिना बोलते हैं। यहां पर देखिए ये आपको जो झिल्ली दिख रही है ये क्या होती है? रेटिना होती है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज जो बनती है, वो कहां पर बनती है? इस रेटिना में बनती है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो कहां पर बनता है? रेटिना में बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा एक और चीज कि मानव नेत्र में
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए स्पष्ट तरीके से न्यूनतम दूरी जो है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला हम सेक्शन कवर करते हैं दर्पण मिरर का। यहां से भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं। देखिए दर्पण कैसे बनता है? जब कांच के दूसरी सतह को हम पॉलिश कर देते हैं, उस पर सिल्वर लैप कर देते हैं, तो देखिए वो क्या बन जाता है? ऐसी स्थिति में कांच जो है वो दर्पण कहलाता है। ओके, अब दर्पण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बच्चा खड़ा हुआ है, अपना प्रतिबिंब देख रहा है, अपनी इमेज देख रहा है। तो प्रतिबिंब इमेज ये भी देखिए दो प्रकार की होती है, एक होता है आभासी और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो समझ लेते हैं इसको। प्रतिबिंब क्या होता है? पहली बात तो किसी स्रोत से प्रकाश किरणें निकलकर जब परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, या जिस बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है देखिए आभासी और एक होता है वास्तविक। सबसे पहले हम बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। जब प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आता हुआ हमें आभास हो रहा है, उसे ही हम आभासी प्रतिबिंब मतलब वर्चुअल इमेज बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब ध्यान रखिएगा सदैव सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज जो है हमेशा सीधी बनती है, उल्टी नहीं बनती है। जब प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, तब बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब जो है वो कौन सा होता है? वास्तविक होता है, रियल इमेज होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। क्लियर? तो ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। बात करें कि दर्पण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर कहा जाता है, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण। ये दो प्रकार के मिरर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम समतल दर्पण की। तो देखिए दैनिक जीवन में जिस दर्पण का उपयोग हम करते हैं, सुबह शाम कांच में हम देखते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव ध्यान रखिएगा आभासी और सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होता है, ये तो हमने पढ़ ही रखा है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण से वस्तु को जितना दूर रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, समतल दर्पण से वस्तु को जितना दूर रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। एसआई कांस्टेबल जितनी भी एग्जाम में यहां से बहुत क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की, स्फेरिकल मिरर की। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण जिसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और एक होता है अवतल दर्पण जिसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा उत्तल दर्पण होता है, कौन सा कॉन्वेक्स होता है, कौन सा दर्पण जो है वो अवतल दर्पण होता है, किसकी सतह बाहर उभरी होती है, ठीक है, प्रकाश कहाँ से टकराता है। सारे कंफ्यूजन जो है आज आपके खत्म होने वाले हैं। अगर आप ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ अगर वो पढ़ लोगे तो एग्जाम में आप कभी भी गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण की हम सबसे पहले बात करते हैं। यहां पर इस दर्पण में प्रकाश किरण जिस सतह से टकराती हैं वह बाहर की ओर उभरा होता है, और दूसरी ओर क्या होती है? पॉलिश होती है। मतलब उभरी हुई सतह से प्रकाश टकराता है उत्तल दर्पण पर। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रकाश किरण जिस सतह से टकराती हैं वह अंदर की ओर होता है, और दूसरी ओर क्या होती है? पॉलिश होती है। अब देखिए इसको याद रखने का, या आपको अगर एग्जाम में अगर डायग्राम भी बनाना है इसका, बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हो आप बिना कंफ्यूजन के। अवतल दर्पण में आगे क्या आ रहा है? अ आ रहा है, ठीक है, और प्रकाश की किरण का अंदर टकराना, अंदर अ बनता है सबसे पहले। ठीक है, तो प्रकाश की किरण अंदर टकराती है अवतल में, उत्तल में नहीं, अवतल में। दोनों अ मैच करना चाहिए, वही सही होगा। ठीक है, तो अंदर टकराती है प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में। तो आप इजीली देखिए इसका डायग्राम बना सकते हैं। वैसे ही देखिए उत्तल दर्पण में उभरी हुई ऊ आ रहा है, देखिए मैच कर रहा है उत्तल से। उभरे में देखिए ऊ आ रहा है और उत्तल में भी ऊ आ रहा है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आपने पकड़ लिया। तो ये कंफ्यूजन खत्म हो गया, बिना किसी दिक्कत के आप डायग्राम जो है वो बना सकते हो, बहुत काम आएगा आपके ये। सेकेंड चीज, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आभासी होगा और छोटा होता है।
अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों हो सकता है। वस्तु दर्पण से कितना दूर या कितनी पास है ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी तक तो देखिए हम आभासी आभासी पढ़ रहे थे। समतल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है, उत्तल दर्पण में भी आभासी बनता है, अवतल दर्पण में आभासी या फिर वास्तविक दोनों हो सकता है। डिपेंड करता है कि वस्तु जो है वो दर्पण से कितना दूर या पास में है। क्लियर? साथ ही अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है मुख्यतः बड़ा बनता है। तो फ्रेंड्स, कौन से दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और कौन से दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है? इसकी ट्रिक है बहुत ही सिंपल। यहां पर नाम देखिए उत्तल और अवतल। कौन सा देखिए नाम बड़ा है? अवतल में 4 अक्षर है, उत्तल में देखिए 3 अक्षर है, तो अवतल बड़ा हुआ मतलब प्रतिबिंब बड़ा बनाएगा। उत्तल देखिए छोटा है मतलब प्रतिबिंब छोटा बनाएगा। वैसे ही इंग्लिश में भी देखिए आप कॉन्वेक्स और कॉन्केव को समझ सकते हैं। कॉन्वेक्स देखिए छोटा है, कॉन्केव बड़ा, तो वैसे इजीली आपका निकल जाएगा। तो ये ट्रिक बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि इनकी जो एप्लीकेशंस है जहां पर ये उपयोग होते हैं वहां पर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। अवतल दर्पण प्रतिबिंब आभासी या वास्तविक दोनों बना सकता है। मुख्यतः देखिए बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इनके एप्लीकेशन मतलब उपयोग की। तो उत्तल दर्पण की बात करें, छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, इसीलिए इनको वाहनों के साइड मिरर में यूज किया जाता है। पीछे का जो ब्रॉड व्यू है वो हमें देखिए छोटे से एक ग्लास में दिखा दे, वहां पर उत्तल लेंस का यूज करेंगे। वहां पर अगर अवतल लेंस लगा लेंगे, ठीक है, कॉन्केव अगर मिरर लगा लेंगे तो छोटी सी चीज को बहुत बड़ा दिखा देगा, तो पीछे का पूरा व्यू हमको दिख ही नहीं पाएगा कभी भी। तो इसीलिए वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, आप अगर देखिए इसको अगर बिना याद करे भी अगर एग्जाम में चले गए, सिर्फ एक बार आपने सुन रखा है, तो भी आप वहां से जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं इस तरीके से आप आंसर जो है वो निकाल लोगे। इसके बाद हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो चूंकि ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, छोटी चीज को बड़ा दिखाने का काम करता है, तो नाक कान दांत की जांच में डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने में जो दर्पण यूज करते हैं वो कौन सा? अवतल दर्पण। इसी प्रकार गाड़ियों के हेडलाइट में और टॉर्च में भी देखिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये सारे एग्जाम्पल एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए। इसके बाद देखिए दृष्टि दोष वाले टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए उत्तल और अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, पर कब कब किया जाता है ये थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को भी हम क्लियर कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की, जिसे बोला जाता है मायोपिया। इसमें देखिए व्यक्ति पास की वस्तु तो अच्छे से देख लेता है पर दूर की वस्तु को अच्छे से नहीं देख पाता है, तो इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ओके, इसको याद रखने की ट्रिक बताऊंगा। पहले हम दूरदृष्टि दोष को भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। दूरदृष्टि दोष में देखिए जिसे बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया, इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु तो अच्छे से देख लेता है पर पास की वस्तु अच्छे से नहीं देख पाता है। मतलब हमेशा ध्यान रखना, अपोजिट लेना है आपको। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु अच्छे से देख लेगा पर पास की वस्तु नहीं देख पाएगा। इसके उपचार के लिए फ्रेंड्स उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब इसको याद करने की हम ट्रिक देख लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, पीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस जो है वो उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 2 वर्ड है हमारे पास में, एक है निकट और एक है दूर। कौन सा देखिए शब्द बड़ा है? निकट बड़ा है कि दूर बड़ा है? निकट बड़ा है। और देखिए कौन सा अक्षर लेंस में बड़ा है? अवतल लेंस बड़ा है कि उत्तल लेंस बड़ा है? अवतल। 4 अक्षर इसमें आ रहे हैं, मतलब निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। क्लियर? दूर जो है ये शब्द छोटा है, इसीलिए यहाँ पर छोटा लेंस, मतलब कहने का मतलब है उत्तल लेंस। यहाँ पर 3 अक्षर आ रहे हैं, उत्तल में 3 अक्षर आ रहे हैं। अवतल में देखिए कितने अक्षर आए थे? 4 अक्षर आए थे। तो ये शब्द बड़ा है तो बड़े शब्द से रिलेट करेगा। निकट बड़ा है, अवतल बड़ा है, तो आपस में देखिए कनेक्ट हो जाएंगे। दूर छोटा है और उत्तल छोटा है तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से देखिए बड़ी आसानी से आप आंसर जो है एग्जाम में लगा लोगे। क्लियर? इसके बाद एक और दोष आता है, देखिए जरा दृष्टि दोष। इसमें व्यक्ति ना तो पास की वस्तु को देख पाता है और ना ही दूर की वस्तु को अच्छे से देख पाता है। इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वाला सेक्शन जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा लाइट वाला पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होता है। सारी थ्योरी जो है
वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं जाने वाला है। अब बारी है दोस्तों, देखिए जो हमने थ्योरी पढ़ी है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने की। तो लास्ट देखिए 10-12 साल में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन जो है टेस्ट वाले सेक्शन में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स वो भी देखिए लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो लेक्चर भी अच्छे से कंप्लीट करना है, तभी आपका ये टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो पाएगा। 70+ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, अगर आप वो लगा लेते हो तो लाइट वाले टॉपिक से मैं गारंटी देता हूं आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना उतना ही जरूरी है जितना ये थ्योरी सेक्शन पढ़ना था। और जहां तक देखिए ये थ्योरी सेक्शन आप भले रिवाइज मत करो, पर वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर एग्जाम में करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं में से बनेगा। एक बार थ्योरी जरूर भूल जाओगे आप, पर क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करोगे ना तो आपके प्रैक्टिस अच्छे से बनी रहेगी। एग्जाम में देखिए उस टेस्ट में से सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, तो टेस्ट जरूर लगाइएगा। आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। पूरा थ्योरी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा टेस्ट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा आपको उसका अपडेट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।